नमस्कार। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आजकल जो है सभी पीढ़ी, चाहे आप युवा वर्ग कहें, चाहे बुजुर्गों को कहें, चाहे मध्यम श्रेणी के लोगों अधेड़ को कहें, सभी में कहीं न कहीं चर्म रोग जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अब चर्म रोग होने के कारणों को कई बार उनका कहना है कि खान-पान की वजह से होता है, कइयों का कहना है कि ये आनुवांशिक होता है। तो दाँत, खाज, खुजली जैसे छोटे जो शुरुआती दौर में जो होते हैं उसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोग जिन्हें होता है वो एक-दूसरे की सलाह मानते हुए विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ एकत्र करते हुए देशी दवाइयों का ज़्यादातर उपयोग करते लोगों को देखा जाता है। जिसकी वजह होती है कुछ क्षण के लिए तो वह रोग जो है दब जाते हैं दवाइयों के सेवन से। लेकिन आगे चलकर वो भारी तरह से उभर कर आते हैं, जिसके बाद विशेषज्ञों के पास जाने जाने की आवश्यकता लोगों को महसूस की जाती है। चर्म रोग होने के कारणों और बाल भी आजकल जो देखा जाता है सभी आयु वर्ग में लगातार झड़ने को मिलता है। इसके लिए भी महिलाओं द्वारा अपनी सहेलियों के माध्यम से या इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जानकारियाँ एकत्रित कर उन देशी दवाइयों को लगाया जाता है, जो काफ़ी कीमती भी होती हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, वो उपयोगी कारगर साबित नहीं हो पाती। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत चावड़ा। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चर्म रोग है क्या, सोरायसिस है क्या चीज़, ये किन कारणों से होता है और इसके क्या कारण हैं, साथ ही इसके प्रारंभिक जो लक्षण क्या होते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आमतौर पर सर आपके पास भी ऐसे कई पेशेंट आते हैं सर, जो सर जिन्हें शुरुआती दौर में देखा जाए तो चर्म, दाँत, खाज, खुजली से संबंधित कुछ रोग होते हैं। तो उनके द्वारा उसे नज़रअंदाज करते हुए मेडिकल संस्थानों से दवाई लेकर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब सर रोग बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में लोग आपके पास पहुँचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सर ये आखिर इन रोगों के होने के पीछे की प्रमुख वजह क्या है सर? देखिए, दाँत का खाज खुजली एक बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और प्राइमरी स्टेज में पेशेंट अगर दवाई सही तरह से ले ले तो बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स कोई भी केमिस्ट शॉप में कहीं भी कॉमन गाँव में कहीं से दवाई ले लेते हैं, देसी दवाई ले लेते हैं और लगा लेते हैं। और कॉमन तौर पे देखा गया है कि वो स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं, जो कि नुकसान करता है बेसिकली। सो ये एक बेसिकली कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी नहीं है। दाँत, खाज, खुजली एक इन्फेक्शन है। पसीना, गर्मी, नमी, गीले कपड़े से हो जाता है और सही तरह से इलाज, सही प्रिकॉशन लेने से इसका इलाज भी अच्छे से जड़ से 100% हम हटा सकते हैं। और एक तरह से इलाज हम लोग देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और साथ में हम पेशेंट को प्रिकॉशन ही बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, कपड़ों को कैसे धोना है, कैसे आयरन करना है, क्या परहेज़ करना है। ये पूरी तरह से जानकारी देते हैं तो इलाज 100% अच्छे से हो जाता है। तो सर इसमें जैसे किसी को है कि घर में, परिवार में किसी एक सदस्य को है, तो क्या दूसरों सदस्यों को भी इसके होने की उम्मीद रहती है सर? जी हाँ, ये फैलने वाली चीज़ है, एक से दूसरों को डेफ़िनेटली फैल सकती है, हो सकती है। हमने फ़ादर से मदर को भी देखी है, बच्चों को भी होते हुए देखी है और ये फैलती है घर पे। और सिर्फ़ ये छूने से या टच करने से नहीं, कपड़े से ही फैलती है। सो डेफ़िनेटली इनका जब हम संपूर्ण इलाज करते हैं तो हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपने घर में किसी को है कि नहीं, उनको भी इलाज करा लीजिए, ताकि 100% ये घर से निकल जाए। सर इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है? यदि लक्षण प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्थिति में इससे ग्रसित मरीजों को किस तरह का कदम उठाए जाने की ज़रूरत है सर? सबसे पहले तो पेशेंट ये देखता है कि इसको अपने भी जितने भी फ़ोल्ड्स हैं बॉडी के, वहाँ पे ये खुजली शुरू हो जाती है पेशेंट को। और धीरे-धीरे करके वहाँ पे एक रिंगवर्म सा गोलाकार में, एक आकार में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ इसकी इनिशियल इसके लक्षण हैं और प्रॉपर दवाई करने से ये साफ़ हो जाता है। सर जैसे कि सफ़ेद दाग की बात की जाए तो सर आमतौर पर अब ये देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि सफ़ेद दवा को लेकर, सफ़ेद रोग के इलाज को लेकर के सर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। पूरे देश भर के में इसमें कहा जाए नीम हकीम शामिल है सर, जो 15 दिन में सफ़ेद दाग को आनुवांशिक जो भी होते हैं सर, उसे हटाने का दावा करते हैं। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है और सफ़ेद दाग के सर प्रारंभिक लक्षण क्या है और क्या इसे समूल सर ठीक किया जा सकता है? सफ़ेद दाग को हम बोलते हैं विटिलिगो या व्हाइट पैचेस। ये एक दूध के जैसे सफ़ेद दाग होता है। कुछ ही पेशेंट्स में ये हेरिडिटरी होता है। अदर देन दैट ये अपने आप पेशेंट में डेवलप करता है बिकॉज़ ऑफ द एब्नॉर्मलिटी इन द जीन्स की वजह से अंदर आ सकता है ये। सफ़ेद दाग एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लंबा समय लगता है, एकदम से 15 दिन में कोई इसको गायब नहीं कर सकता, समय लगता है। और इसकी प्रॉपर दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन्स लगाने की भी आती हैं, खाने की भी आती हैं, सनलाइट एक्सपोज़र भी होता है, फोटोथेरेपी भी होती है, अलग-अलग तरह के इलाज हैं इसके।
और आजकल अभी लेटेस्ट अगर किसी को बहुत ही स्टेबल सफ़ेद दाग है, रुका हुआ है, 5 साल से 3 साल से रुका हुआ है, तो सर्जरी भी होती है। तो ये अलग-अलग तरह के इलाज अपन ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, पेशेंट को कंडीशन कैसी है। सर ये भी क्या अनुवांशिक होता है क्या सर? कुछ पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट 2% पेशेंट में अनुवंशिक रहता है। सर आपके पास ऐसे भी कई मरीज आते हैं युवा वर्ग के जो सर मुहासे की समस्या से ग्रसित रहते हैं सर। उनका ये सर कहना रहता है कि एक मुहासा हुआ है लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन दूसरा मुहासा हो जाता है। इस तरह से सर ये देखने को मिलता है पूरे गाल में मुहासे एक तरह से अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पर किसी सार्वजनिक स्थानों पार्टी फंक्शन में जाने से अपने आप को रोकते हैं। तो सर मुहासे होने की क्या वजह है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पेट खराब होने की वजह से भी मुहासे होते हैं, लेकिन सर इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा उसमें मुहासे तो सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन सर वो दाग रह जाते हैं। जी, एग्जैक्टली। देखिए मुहासे बहुत, अगर हम ब्रॉडली बोले तो 3 बड़े कारणों से मुहासे होते हैं। एक तो होता है कि जो स्किन की त्वचा की जो लेयर्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। सेकेंड रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पेशेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगा के आता है, बहुत ऐसे ऑयली प्रोडक्ट लगा के आता है जिसकी वजह से मुहासे आते हैं। और तीसरा रीज़न होता है हार्मोनल। तो जनरली हार्मोनल लड़कियों में देखा जाता है, और उस हार्मोनल कंडीशन को लड़कियों में हम लोग बोलते हैं पीसीओडी, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के पेशेंट्स को मुहासे होते हैं। उन्हीं पेशेंट्स को हमने देखा गया है वो वज़न ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी रहती है, हेयर फॉल रहता है, और चेहरे पे या बॉडी पे बाल आ जाते हैं उनके, और पीरियड्स भी टाइम पे नहीं आते। तो ये हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना पड़ता है कि उसके मुहासों का कारण क्या है। क्या वो हार्मोनल कारण से आ रही है, क्या वो कुछ गलत क्रीम लगा के उनके मुहासे हुए, तो ये पता करना पड़ता है। उस हिसाब से भी उसका इलाज होता है। आजकल बहुत ही अच्छे और 100% इलाज मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं लगाने की और खाने की जिससे संपूर्ण तरह से इलाज किया जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स में जहाँ पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता है, वहाँ पे हार्मोनल दवाइयाँ भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। सर तैली त्वचा क्या होती है सर? ऑयली त्वचा, देखिए त्वचा 3 तरह की होती है। एक होती है ऑयली तेली जो होती है, और एक होती है ड्राई सूखी, और एक कॉम्बिनेशन। तेली त्वचा हम लोग बोलते हैं जो हमारा टी जोन है वो बहुत ऑयली है और साइड्स हमारे बहुत ड्राई हैं। तो जिसका ऑयली फेस है वो तेल निकलता है, बॉडी से तेल निकल रहा है, चेहरे से तेल निकल रहा है। चेहरे पे हमारे ऑयल का ग्लैंड्स बने हुए हैं। तो कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका ऑयली चेहरा है, तेल ज़्यादा निकल रहा है, उनको मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और किसी का ड्राई रहता है और किसी का कॉम्बिनेशन स्किन रहता है। तो सर जैसा कि आपने कहा किसी की सर तैली त्वचा है, किसी की ड्राई है, तो सर इसके पीछे वजह क्या है? ये तो हमारा खुद का बॉडी का मैकेनिज्म है। सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता। किसी की ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है तो ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किसी के ऑयल का पोर्स, ऑयल के ग्लैंड्स उतने कम हैं तो वो उतना ऑयली फेस नहीं रहता, उसका स्किन ड्राई रहता है। ये उसका जेनेटिक मेकअप है बेसिकली। तो सर इसमें खान पान से को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश होंगे सर, जिससे कि तैली त्वचा जो है, जैसे कि आपने बताया कि तैली त्वचा की वजह से मुहासे सर पैदा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सर खान पान को लेकर के क्या कहना चाहिए? खान पान का एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल तो नहीं है, बट एक कुछ पेशेंट्स में रहता है। कोई भी ऑयली फूड खाने से ऑयल ज़्यादा निकलेगा, ऑयल ज़्यादा सिक्रेशन होगा, मुहासे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ग्लाइसेमिक फूड्स हम बोलते हैं। ग्लाइसेमिक फूड का मतलब होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चॉकलेट, मिल्क और मिल्क से बनी हुई मिठाइयाँ, ये बेसिकली मुहासे बढ़ाती हैं और ऑयल सिक्रेशन बढ़ाती हैं। इनकी तरफ ध्यान देना होता है इसी। सर सोराइसिस क्या है? सोराइसिस बेसिकली देखिए हमारा स्किन, दो त्वचा जो होती है वो स्किन छोड़ती है, जैसे एक सांप अपना स्किन छोड़ता है, हमारा ह्यूमन बॉडी का भी स्किन त्वचा छोड़ता है। हमें नज़र नहीं आता, वो महीने में एक बार होता है, बहुत कम होता है तो नज़र नहीं आता। तो स्किन बेसिकली निकल रहा है, लेकिन सोराइसिस में क्या होता है, स्किन की जो टूटने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई एक पैचेस में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में स्किन एक 5 दिन में एकदम से लेयर्स स्किन छोड़ता है, वो सोराइसिस होता है। वहाँ पे इचिंग भी होती है पेशेंट को। सर ये भी कहा जाता है कि जो प्रतिदिन साबुन लगा करके जो सर नहाता है उससे भी चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कई लोग जो है ये सब बातों को सुनते हुए, मानते हुए साबुन का सर प्रयोग करना बंद कर दिया। तो उनके लिए सर क्या करना चाहिए? नहीं, साबुन का प्रयोग करने से कोई स्किन की समस्या बढ़ती है ऐसा नहीं है। आजकल तरह तरह के सोप आ गए। जैसे किसी पेशेंट को समझ लीजिए थायराइड की परेशानी है, तो दे हैव अ ड्राई स्किन, उनका स्किन ड्राई रहता है,
तो ऐसे कंडीशन में उनको ऐसे सोप यूज करना चाहिए जो ऑयल दे। अगर वो बहुत ही ड्राइंग सोप यूज कर रहा है जो सुखा देता है त्वचा को, तो वो परेशान करेगा उसको, वो बोलेंगे मेरी खुजली बढ़ गई। तो हमें सिलेक्शन लेना है पेशेंट के हिसाब से कि आपकी त्वचा किस टाइप की है, आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, उस हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए सोप का। सोप कभी ऐसे खराब नहीं करता स्किन को, बट आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए सोप का। सर आप यहाँ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर, जिसकी तैली त्वचा है सर और जिसकी स्किन ड्राई है सर, उन्हें किस तरह का सोप का उपयोग करना चाहिए सर? देखिए, जैसे किसी की स्किन, जैसे किसी को थायराइड है या बहुत ही ड्राई स्किन है, सो दे शुड यूज, उनको ऐसे साबुन यूज करें जो ऑयल हमें बॉडी को दे, मॉइस्चराइजिंग साबुन। इनफैक्ट मार्केट में कई लेबल में कहीं लिखा रहता है दिस इज बेसिकली फॉर ड्राई स्किन, तो वो मैं किसी ब्रांड का नाम तो ले नहीं सकता। तो ऑयल वाले जो मॉइस्चराइजिंग सोप है वो आप यूज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे सोप्स मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं। और ऐसे जैसे किसी का बहुत ही ऑयली फेस है, तो उनको ऐसी तेल वाले मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज नहीं करने चाहिए, वो ड्राइंग सोप्स यूज करने चाहिए उन्हें, जो ड्राई करे चेहरे को, या ऐसे फेस वॉश यूज करे जो चेहरे को थोड़ा सा ड्राई करे, ऑयल प्रोड्यूस ना करे। सर इसमें सर कैसे अंदाज, मतलब लोगों को कैसे पता चल जाए? क्योंकि सर आजकल देखा जा रहा है सर मार्केट में हर दूसरे दिन एक नया फेस वॉश आ रहा है, और दुकानदार द्वारा जैसा कहा जाता है कि भाई जो भी है उसके पास कस्टमर आते हैं कि आप इसे लगाइए, इससे आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, तो ज़्यादातर महिलाएं सर इससे प्रभावित हो जाती हैं, और लेकिन कुछ दिनों बाद इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है सर। डेफिनेटली ये आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से ही आप चर्चा करें, वो बता पाएंगे आपको, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड का नाम ऐसे लेके नहीं बोल सकता कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। ये हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, टेलर मेड करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया चीज़ है आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने एक्सपर्ट से मिलिए और उनसे सलाह लेकर ही इसका स्टार्ट कीजिए उपयोग, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। फेस वॉश हम लोग, जैसे किसी को मुहासे हो गए तो मैं बोलूँगा भाई ये स्पेसिफिक फेस वॉश यूज़ कीजिए, ये वाला अवॉइड कीजिए, ये पर्टिकुलर में बहुत ऑयल है इसको आप अवॉइड कीजिए। तो ये इंडिविजुअलाइज है, तो इससे आप बेस्ट रहेगा आप अपने स्किन एक्सपर्ट से बात करके डिस्कस कीजिए उसको। सर अभी पिछले कुछ वर्षों से ये भी देखा जा रहा है कि सर बाल झड़ने की समस्या बहुत आ रही है, लोग इससे सर सभी आयु वर्ग के लोग इससे ग्रसित है, चाहे सर वो युवा वर्ग हो, महिलाओं की संख्या हो, युवतियों की हो, ज़्यादातर लोग सर ग्रसित है। और लगातार कंघी करने के दौरान मुट्ठी बाल सर महिलाओं के हाथ में आ जाता है, उसके लिए भी उनके द्वारा तमाम तरह की दवाइयाँ लगाई जाती हैं, जैसा कि उन्हें सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा, लेकिन सर इसका उपयोगिता साबित होती नजर नहीं आती। बाल झड़ने की प्रक्रिया सर वो निरंतर बढ़ती जा रही है, इसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, बाल झड़ने की समस्या बहुत ही कॉमन है, जेंट्स में भी लेडीज में भी, दोनों में बहुत कॉमन है। दोनों में कारण अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसके कॉज ढूंढें, क्या कॉज है। अगर हम लेडीज में बोले तो बहुत सारे कारण होते हैं। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, थायराइड में बहुत हेयर फॉल होता है, कई प्रेग्नेंट पेशेंट्स को थायराइड हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम, देन वो भी हेयर फॉल प्रोड्यूस करता है। और ऐसी लेडीज में काफ़ी लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, तो भी हेयर फॉल होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि उन्हें कभी कोई बीमारी हुई थी, टाइफॉइड, जॉन्डिस, वायरल फीवर, कोरोना के बाद बहुत लोगों को हेयर फॉल हुआ और बहुत ही मेजर वे में हेयर फॉल हुआ था। तो ये टाइप का कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टिलोजन एफ्लुएम, जो कोई बीमारी के बाद होता है। अब इस समस्या के डील हम दवाइयों से करते हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। डेफिनेटली हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ये लगाया, वो लगाया, बहुत एक्सपेरिमेंट करके आते हैं लोग। फॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में डर्माटोलॉजिस्ट एक सही आपको उपाय इसका दे सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सही सलाह लें। जेंट्स में जैसे होते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बॉल्डनेस रहता है, वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। जो एम पैटर्न का हेयर फॉल होता है वो जेनेटिक होता है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं पता करने की आपके फादर साइड, मदर साइड में कोई ऐसे रहा है क्या हेयर फॉल, और फिर इलाज भी हम उस तरह से करते हैं। तो मेडिकल थेरेपी से इलाज होता है, दवाइयों से होता है, टैबलेट से होता है, लोशन से होता है, प्रॉपर इलाज होता है। ये मेडिकल थेरेपी हो गई। अब आजकल कुछ मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं जिसे हम इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं, जिसे हम PRP कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं, वो भी एक इलाज का एक फॉर्म होता है। और तीसरा, जब हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल होने के बाद पेशेंट अगर सही इलाज नहीं लेता है तो गंजापन आ जाता है। तो गंजेपन का इलाज फिर मेडिकल थेरेपी नहीं है, उसका इलाज सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट। गंजापन का मतलब होता है जहाँ कोई बाल ही नहीं है, बंजर जमीन हो गई, कोई बाल ही नहीं उग रहे, वहाँ पे फिर बाल प्रत्यारोपण, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट आंसर।
सर यहाँ पे लेकिन कुछ डॉक्टरों द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि जो संपूर्ण रूप से गंजे हो चुके हैं उनके बाल, उन्हें फिर बाल, उनके सिर में फिर से बाल उगाए आ जाएंगे आने वाले समय में, ये मेडिसिन खाने को लेकर के। सर ये कितना सत्य है सर? नहीं, जहां तक एकदम गंजेपन का सवाल है वहां पे कुछ नहीं हो सकता। जहां सेमी बॉल्ड है पेशेंट, जहां पतले बाल नजर आ रहे हैं, छोटे बाल नजर आ रहे हैं, वहां दवाइयों से डेफिनेटली आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन जहां प्रॉपर गंजापन आ गया है, जहां जड़ें खत्म हो चुकी हैं, आप नए जड़ नहीं बना सकते, फिर वो सर्जरी ही इसका एक कारगर उपाय है। जो युवा वर्ग के हैं सर, उनके सर बीच में ऐसी कुछ समस्याएं उनके साथ आई थी कि वो अपने बालों को हाथ लगाने के ऐसे खींचने से ही सर उनके बाल निकल जाते थे और पूरी मुट्ठी मुट्ठी भर निकलते थे। तो सर इसके पीछे क्या वजह है सर? नहीं, डेफिनेटली जो मैंने डिस्कस किया आपसे कि थायराइड हो सकता है, आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, डेफिनेटली दे कॉजेज, ऑल दीज आर द कॉजेज। एक कंडीशन और है जहाँ पे पैची हेयर फॉल होता है, कॉइन शेप गोल गोल बाल झड़ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट बाल खींचता है कि हाथ में 10 बाल आ जाते हैं, वो कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। वो एक डेफिनेटली एक मेडिकल कंडीशन है और उसका इलाज आजकल बहुत सारे मेडिसिन आ गई हैं, लेटेस्ट मेडिसिन भी आ गई हैं, इंजेक्शन थेरेपी भी है, उससे उसका डेफिनेट इलाज होता है। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द कॉज, हमें एक प्रॉपर कॉज ढूंढना पड़ता है कि जेनेटिक है, कि कोई डेफिशिएंसी से हो रहा है, कि कोई बीमारी हुई थी उसको, उसके बाद हेयर फॉल हुआ है। तो ये ढूंढने से, कॉज ढूंढने से सही इलाज आप प्रॉपर पकड़ पाओगे। तो आपके पास सर अभी ऐसी कौन सी बीमारियां जिससे ग्रसित सर लोग ज्यादा आते हैं? चर्म रोग से संबंधित सर, की बाल झड़ने की समस्या से संबंधित सर? नहीं, दोनों हैं, दोनों ही कंडीशंस कॉमन हैं। हेयर फॉल, मुहासे, स्किन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हेयर फॉल इज ऑल्सो वेरी कॉमन और ये बहुत ही आम समस्या है। हेयर फॉल तो आप मेरे ख्याल से किसी भी लेडीज को पूछोगे हेयर फॉल हो रहा है तो बोलेगी हाँ हो रहा है तो इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली एक्ने, मुहासे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन। झाइयाँ हो गई हैं, लेडीज में झाइयाँ हो जाती हैं, बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सर झाइयाँ होने एक उम्र के बाद आती कि सर किसी भी अवस्था में झाइयाँ हो सकती है? झाइयाँ बेसिकली हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, तो ये लेडीज में ज़्यादा कॉमन है। लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद देखी गई है, डिलीवरी के बाद देखी गई है, जो कि बहुत ही कॉमन टाइम रहता है, उस समय देखा जाता है। बाकी अगर किसी को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, तो भी देखा जाता है। और कोई अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं लेडीज, तो भी उनको भी झाइयाँ होती हैं और धूप का एक्सपोजर उसको बढ़ाता है बेसिकली। सर चर्म रोगों से बचाव और हेयर फॉल की समस्या को लेकर हमारे दर्शकों से सर क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, पहले कोई भी समस्या हो तो खुद से इलाज ना करें, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज लें, प्रॉपर सलाह लें कि ये हो सकता है तो कितना हो सकता है, क्या चांसेस हो सकता है, और फिर आगे बढ़ें। और जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, एक हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, खान पान अच्छा रखना, नींद अच्छा रखना, ये बहुत हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो या हेयर की प्रॉब्लम हो। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भरत चावड़ा जी, अंचल के प्रसिद्ध चिकित्सक, जिन्होंने चर्म रोग से संबंधित तमाम जानकारियां दी। साथ ही यह बताया कि चर्म रोग किन कारणों से होता है और इसके बचाव और उपचार को लेकर भी जानकारी दी। डॉक्टर भरत चावड़ा जी ने हमें एक बात मुख्य रूप से यह बताया कि जो हेयर फॉल की जो समस्या है, जिससे आमतौर पर युवा वर्ग के साथ साथ महिलाएं ज़्यादातर ग्रसित है। हर महिला इस समस्या को लेकर किसी न किसी चिकित्सक के पास पहुंचती है। चिकित्सक का उस विषय विशेषज्ञ नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को आने वाली समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय तक तो किसी भी ऑयल का इस्तेमाल करने से अथवा टैबलेट का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल की समस्या से जरूर निजात मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन यह स्थिति बाद में जस की तस देखने को मिलती है। तो चर्म रोग और हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ही संपर्क किए जाने की जरूरत है, ताकि इसे मूल रूप से संपूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।